पहले हम कराची के लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे, कुछ मनशियात फरोशों की बात कर रहे थे और पुलिस अफसरान की सरपरस्ती की बात कर रहे थे, लेकिन कराची का एक और बड़ा मसला जो कल भी हमारे सामने दोबारा से आया और आज भी हम देखें ना तो शहर कराची जो है वो पानी बिजली की तलाश में जो है वो उनके जो शहरी हैं वो मारे मारे फिर रहे हैं। और गुज़श्ता रोज़ भी बारिश हुई और बारिश जब होती है लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन कराची वाले खुश होने के साथ ही उनके दिल में ये चीज़ आ रही होती है अभी बिजली चली जाएगी, अभी बिजली चली जाएगी। और कल ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और अगर हम देखें तो पता चला कि बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ है जिससे सिस्टम बैठ गया था और नेशनल ग्रिड में फ़नी ख़राबी के बायस कराची का बड़ा हिस्सा जो है वो बिजली से भी महरूम हो गया था। हाँ जी, और ज़रा ये बता रहे थे कि जाम शोरो हाई टेंशन लाइन ट्रिप कर गई थी और जिसके बायस के इलेक्ट्रिक का सिस्टम बैठ गया था। 80% ग्रिड स्टेशन बंद हो गए इस दौरान के इलेक्ट्रिक के 1900 में से हम देखें तो 1400 फीडर स्ट्रिप कर गए थे। और शहर के मुख्तलिफ इलाकों नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस और FB एरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी भी बंद रही थी। अच्छा, अब बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहरियों को शदीद गर्मी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तक बिजली की फराहमी मुअत्तल रही और पावर डिवीज़न का दावा था कि के इलेक्ट्रिक को बिजली की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बहाल भी हो गई है। बिल्कुल, लेकिन सूरत हाल तो कुछ मुख्तलिफ थी क्योंकि देखा जाए तो शहरी तो घरों में परेशान थे क्योंकि बिजली नहीं आ रही थी और बिजली नहीं आ रही तो बिजली के बाद पानी का भी मसला और हो रहा था क्योंकि ये तमाम तर मसाइल जो हैं वो कराची के शहरियों को देखने पड़े। कल हम बात करेंगे अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मतलब कि गुड मॉर्निंग तो हम आपको कह रहे हैं, इवनिंग आप लोगों की अच्छी नहीं गुजरी है। कराची में जो लोग मकीम है ख़ास तौर पे 80% इलाका बिजली से महरूम हुआ। ज़िम्मेदार आप किसको समझते हैं? क्या सिर्फ के इलेक्ट्रिक ज़िम्मेदार है? क्योंकि के इलेक्ट्रिक पर ही सारा कुछ आ जाता है, लेकिन हम भी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ देखें, अगर के इलेक्ट्रिक क्या है, के इलेक्ट्रिक तो बेसिकली कराची का एक इदारा है ना। अब वो इदारा अगर एक प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। और अगर उसने 2005 से लेकर आज तक 16 साल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की और मुआहदे के मुताबिक अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ाई जनरेशन और वो सप्लाई करने के काबिल नहीं है और उनके फीडर ट्रिप हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उस निजकारी कमीशन को कि जो 2005 में था और जिसको 2009 में नज़रअंदाज करके मुआहदा किया दोबारा, और उसके बाद तमाम हुकूमतें इसमें शामिल हैं जो के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया को सपोर्ट करती हैं, इनकी ऑनर्स को सपोर्ट करती हैं और कराची के आवाम परेशानी में रहते हैं। मसलन कल जो नेशनल ग्रिड है उसमें अगर ये डिस्टॉर्शन आया तो भाई ये बताइए कि सारा इन्हिसार क्या नेशनल ग्रिड के ऊपर है? और यही बात तो हम कर रहे होते हैं कि 1400 मेगावाट ये नेशनल ग्रिड से ले रहे हैं और उसके बाद जो प्लांट बच जाते हैं थोड़े बहुत जो चलाते हैं वो गैस वाले प्लांट चलाते हैं, जो इनके ऑयल के प्लांट है वो चलाते ही नहीं है और लोड शेडिंग करते चले जा रहे हैं। आम हालात के अंदर भी ये तकरीबन 20 लाख सारिफिन 29 लाख में से ऐसे हैं जिनमें लोड शेडिंग होती है, जिसमें 7.5 घंटे की लोड शेडिंग भी होती है, 6 घंटे की और 3 घंटे की लोड शेडिंग भी होती है। 16 साल में ये लोड शेड फ्री नहीं कर सके। इन्होंने नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं बढ़ाए, यानी अगर आप इनकी अपनी नेपरा की रिपोर्ट देखेंगे तो 9300 मिलियन यूनिट बनाए थे 2005 में उस वक्त की KESC ने, और इन्होंने 1000 बनाए। तकरीबन 11% इजाफा हुआ है जो यूनिट्स में, जबकि सारिफीन में 18 लाख से 29.5 लाख हो गए। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह की सूरत हाल है जिससे कराची के लोग जो है वो ओवर बिलिंग होती है। मीटर इनके तेज चलते हैं, कोई एक महकमा नहीं है जिसमें जाकर आप शिकायत कर सकें कि मेरा मीटर तेज चल रहा है। आप KE के पास ही जाना पड़ेगा, जो इंडिपेंडेंट इंस्पेक्टर है वो नहीं है। तो आप मुझे बताइए, नेपरा अपना रोल अदा नहीं करता। इशू ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है, ये वाली PTI वाली भी, उससे पहले नून लीग वाली भी, उससे पहले पीपल्स पार्टी वाली भी, और MQM हर हुकूमत में शरीक रही है। और सपोर्ट इसलिए करते हैं कि जो के इलेक्ट्रिक की मालिक कंपनी है अबराज ग्रुप बेसिकली तमाम ये पार्टियों का फाइनेंसर है और बड़ी बड़ी डील्स। अब तो किताबें छपकी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल की किताबें आ गई हैं उनके जो सहाफी हैं और आरिफ नकवी के ऊपर जो द की मैन के नाम से आप पढ़े, उसमें पता चल जाएगा इमरान खान ने आरिफ नकवी के खिलाफ इंक्वायरी करने से बशीर मेमन को रोक दिया।
और इसकी कोई तरदीद भी कोई नहीं कर पा रहा है। इल्जामात इसी तरह से जो है वो आरिफ नकवी जो है वो हाफिज साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये इल्जामात हैं, लेकिन हम एक और भी तो अहम मामला है। मामला ये है कि शायद अब हमें आदत हो गई है कराची में रहते हुए कि यार ये तो होना ही है, इसको इतना सीरियस भी नहीं लिया जा रहा होता कि अब तो इनको हमने आदत डाल दी है इन सब चीज़ों की। अब क्या है, 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए शोर होगा, उसके बाद कुछ नहीं होगा। तो इसमें हम कुछ सियासी तौर पर कुछ मामला कर सकते हैं, कोई तहरीक ही चलाई जा सकती है कि शायद कोई आवाज़ उठ जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। असल में होता यह है कि इतना दबाओ, इतना जुल्म करो, इतना महंगाई इनके ऊपर लाद दो। अब 150 रुपए किलो दूध हो गया है, अब कल से 150 रुपए किलो दूध लेंगे कराची के लोग। इसी तरह से जो है वो पानी का शदीद तरीन बहराल है। नेमतुल्लाह खान के बाद एक कतरा पानी का इजाफा नहीं किया है तीनों चारों हुकूमतों ने। पैकेजेस का ऐलान कर रहे हैं और आप देखें K4 मंसूबे के लिए विफाकी बजट में एक पाई भी नहीं रखी गई और इमरान खान ऐलान कर रहे होते हैं कि K4 भी बनाएंगे, KCR यानी कराची सर्कुलर रेल भी बनाएंगे और मास ट्रांजिट भी होगा और फला भी होगा। बजट तो उठाकर देखो, तो ये धोखा तो हमें मत दो। मरदमशुमारी हमारी गलत कर दी, आधा हमें गिन लिया, ऑफिशियली उसको नोटिफाई कर दिया, कोटा सिस्टम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये आवाम पर इतना जुल्म करो कि वो जुल्म सहने के आदी हो जाए, लेकिन जाहिर है कोई और पॉलिटिकल पार्टी उसके मफादात हो सकते हैं, जमात इस्लामी तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए आप देख रहे हैं मुसलसल सड़कों पर हैं, कोर्ट में हैं, अदालतों में जा रहे हैं, नेपरा में जा रहे हैं। आज भी नेपरा की हियरिंग में हमारे नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। कराची की कोई पॉलिटिकल पार्टी शरीक नहीं होती, ठीक है। और हम हर सतह पे जा रहे हैं, 500 केवी के यार्ड पर जिस तरह से आसमानी बिजली गिरने से कहा गया कि जी हेस्को और के इलेक्ट्रिक को बिजली की फराहमी जो है वो मुअत्तल हो गई, तातुल का शिकार रहा। इस मामले को अगर हम महज हादसा करार दें तो ये काफ़ी होगा? नहीं, देखें मेरा तो सवाल ये है कि इंटरनल सिस्टम भी तो है ना। जब मुआहदा हुआ था तो उसमें $361 मिलियन 3 साल में खर्च करने थे अबराज ग्रुप को, जो भी केएस पावर था, जो कंपनी थी मालिक कंपनी। 361 मिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम होती है, कोई उस वक्त के 50 अरब रुपए के करीब। उस वक्त उन्हें खर्च करना ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर इनका सही हो। नेशनल ग्रिड से प्रॉब्लम थी तो आपकी जनरेशन से जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का निजाम है, वो कैसे डिस्टर्ब हो गया? अगर 1400 मेगावाट डिस्टर्ब था, आधा शहर डिस्टर्ब हो जाता, बाकी तो आप चलाते। पूरा शहर कैसे बंद हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इससे तो पकड़ाई में आती है ना बात कि आपका अपना सिस्टम तबाहाल है। ह्यूमिडिटी बढ़ती है, ट्रिप कर जाता है सिस्टम, बारिश होती है, ट्रिप कर जाता है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ता है, बदतरीन सूरत हाल पैदा हो जाती है। ये अहले कराची हैं जो भुगत रहे हैं और सारी हुकूमतें के इलेक्ट्रिक का साथ दे रही है, कराची के अवाम का साथ नहीं दे रही है। इसीलिए हम अवाम की अदालत में निकल रहे हैं और तहरीक चला रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। अच्छा आप साहब, आपके पास क्या है, इसका कोई आसान हल है हमारे पास कि चलें हल निकल आए किसी तरह से जो आप तजवीज़ कर सकें? देखिए सिंपल बात है, गवर्नमेंट अगर वाकई ईमानदारी से कराची के 3 करोड़ से जायद लोगों की खैरख्वाह है तो फौरी तौर पर इनका लाइसेंस कैंसिल करे। इसलिए कि अब कोई जवाब नहीं है इतनी लूट मार के बाद और इतनी खराब परफॉर्मेंस के बाद कि इनको कंटिन्यू किया जाए। 51% शेयर्स जो है उसके बाद पहले कौमी तहवील में ले, 51% शेयर्स गवर्नमेंट अपने पास रखे। अच्छा। और उसके बाद 49% शेयर्स के लिए कंपनियों को इन्वाइट करे और कंपटीशन पैदा करे। कंपटीशन पैदा करे, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन और अपना ट्रांसमिशन की कंपनियां इन्वाइट करे, उनमें कंपटीशन होगा, वो अच्छा काम करेंगे, आपका चेक एंड बैलेंस होगा, आपके पास इख्तियार ज्यादा होंगे, जब चाहेंगे किसी की छुट्टी कर देंगे। मोनोपोलाइज नहीं होगा, ये स्ट्रेटेजिक एसेट होते हैं हमारे, इनको मोनोपोलाइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट में ये बात चल रही है, नेपरा में चल रही है, लेकिन सब मिलकर सपोर्ट कर रहे होते हैं के इलेक्ट्रिक को। पता नहीं क्या गिदड़ सिंह है उनके पास, नेपरा भी उनके साथ है, विफाकी हुकूमत भी उनके साथ है, पीपल्स पार्टी अभी बात कर रही है, पहले उसने उसका साथ दिया था। ठीक है आप साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। खैर कराची वालों को बड़ी मुश्किल सामना करना पड़ा और हमने देखा, और अक्सर औकात ऐसा ही होता है जब बारिश ज़्यादा हो रही होती है, एक तो पानी ज़्यादा आ रहा होता है, वो तो हमें पता ही है उस फिलॉसफी का, लेकिन उसके साथ मामला ये है कि ये बिजली के मसाइल जो पैदा हो जाते हैं, बिजली चली जाती है और दीगर कई मसाइल हैं, हम हमेशा बारिश के अंदर देखते हैं, उनको रिपोर्ट तो बड़ी ख़राब है हमजा कि देखें जाए कि एक इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़े शहर का, कि खाली सिर्फ अगर बारिश हो जाए या जिस तरह से उन्होंने बताया कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो एक है कि दर्जा हरारत वहाँ तक हो जाए, वो कह रहे थे कि 35 से ऊपर चला जाए, मतलब उसकी बात कर रहे थे। ऊपर मतलब चला जाए तो भी मतलब ट्रिप हो जाता है निज़ाम, मतलब इतना बुरा है, उसका सिस्टम इतना ख़राब किया हुआ है। खैर इसमें कुछ जो है, जो अवाम की मुश्किलात हैं वो जो है नहीं होनी चाहिए, अवामी मुश्किलात का कोई इजाला होना चाहिए, कोई हल होना चाहिए। खैर हम मईशत की कुछ बात कर लेते हैं। हुकूमत के पास सब अच्छा की रिपोर्ट है और जो नंबर्स भी सामने आते हैं, जो अदाद शुमार भी सामने आते हैं, उसमें यही नज़र आ रहा होता है कि मईशत
बेहतरी की जानिब गामजन है। अब चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक ने कहा है कि रवा माली साल के पहले 2 माह में 850 अरब रुपए की टैक्स वसूली की और टैक्स वसूली में 41% का इजाफा हुआ है, जो कि खुशाइंद है। बिल्कुल। और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन FBR का कहना था कि इस साल अगस्त में 434 अरब का टैक्स जमा हुआ, जो मुकर्ररा हदफ से 85 अरब जायद है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने भी इस हवाले से जो मुकर्ररा हदफ है उससे ज़ायद टैक्स वसूलियों पर इजहार मसरत किया है। उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने उम्मीद की कि रवा माली साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ हम आसानी से पूरा भी कर लेंगे। बिल्कुल। और टैक्स वसूलियों के मामले में उन्होंने कहा कि इसके इजाफे की खबरें सुनाकर इस तरह की हुकूमत जो है वो अपनी मुआशी कामयाबी पर नासा है, मगर हुकूमत को उन्होंने कहा कि कोई ये भी बताए कि अवाम का जो असल मसला है वो क्या है। वो है महंगाई का, जो कि इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मेन जो इशू है वो यही है कि महंगाई है, उनको इससे नहीं ये सारी चीज़ें जब शेयर की जा रही होती है ना इकरा, उस वक्त वज़ीर आज़म साहब खैर बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि महंगाई के ऊपर मेरी कड़ी नज़र है और मेरी अब सारी काविशें ये हैं, मैं बात भी कर रहा हूँ, मैंने अपनी मुआशी टीम से भी कहा है कि किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल किया जाए। लेकिन जब आम आदमी की हम बात कर रहे हैं, जब वो ये सुनता है कि जी कि ये भी चीज़ बेहतर हो गई, वो भी चीज़ बेहतर हो गई, तो मेरे हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे, मेरा किचन बेहतर क्यों नहीं हो रहा, महंगाई होती जा रही है, मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही है। और अब हम देखें मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफे का रुझान मुसलसल जारी है। अगर हम गुज़श्ता माह अगस्त में महंगाई की शरह की बात कर लें, उसमें भी मामूली इजाफा हुआ, लेकिन इजाफा हुआ। और आम इस्तेमाल की अशिया की जो कीमतें हैं वो अब लोगों की पहुँच से बाहर हो चुकी हैं। और अब लोग यही बात कर रहे हैं कि किसी तरह महंगाई कम हो जाए तो बाकी जो आदादोशुमार बेहतर हो रहे हैं वो भी हमें लगेगा कि बेहतर हो रहे हैं। अब डॉलर का हम देखें, बिल्कुल डॉलर को देख लें, उसकी प्राइस जो वो मतलब जो वो अगर पाकिस्तानी की हम देखें, पाकिस्तानी रुपए की कदर जो है उसमें मुसलसल कमी हो रही है, डॉलर की ऊंची उड़ान है और वो जो है थमने का नाम भी नहीं ले रही है। गुज़श्ता रोज़ इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 11 माह की बुलंद तरीन सतह 166 रुपये से भी तजावुज़ कर गया था। ये मतलब सूरत हाल है, इसमें पाकिस्तानी रुपया जो है वो डी वैल्यू हो रहा है। और हमें ये पता है कि जब डॉलर जो है उसकी कदर में इजाफा हो रहा होता है तो महंगाई का एक नया तूफ़ान भी आ रहा होता है। हम बात करेंगे माहिर टैक्स ज़ीशान मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान मर्चेंट साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये है कि जुलाई अगस्त के दौरान टैक्स टारगेट से ज़्यादा हासिल होना कितना हौसला अफजा है, और पहले तो इस पर बात कर लेते हैं जो वज़ीर आज़म साहब ने भी ट्वीट की। आपको लग रहा है कि ये रुझान आगे भी जारी रहेगा? जी वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। देखिए ये बड़ा देखा जाए तो एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान का जो भी टैक्स टारगेट मंथ ऑन मंथ सेट किया जा रहा है इस वक्त तो वो अचीव हो रहा है। यानी शुरू के पहले माह में भी हमने अचीव किया, दूसरे माह में भी हमने अचीव कर लिया टारगेट, और पिछले जो जून का टारगेट था उससे तकरीबन 25% हमने ज़्यादा अचीव किया। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है और ये उस बात की गमाज़ी करता है कि जो टैक्स टारगेट तय किए गए हैं इस साल के लिए 5,800 अरब, हम उसकी तरफ न सिर्फ गामजन है बल्कि अगर ट्रेंड अगर यही रहा तो इंशाअल्लाह वो टैक्स टारगेट्स को अचीव करने में हमें खासी मदद मिल जाएगी। ऑब्वियसली जो शुरू के महीने होते हैं उसमें टारगेट्स को कोई बहुत ज़्यादा हायर साइड पे नहीं रखा जाता, क्योंकि सबको पता है कि जुलाई और अगस्त और सितंबर जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वो स्लो होता है और उसमें जो है टैक्स टारगेट्स को बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता। बट इन एनी वेज जो ये टैक्स टारगेट रखे गए हैं इन 2 महीनों के, और ये जो 2 महीनों के रखे गए थे उसको ना सिर्फ अचीव किया बल्कि उसको एक अच्छे मार्जिन से अचीव किया। तो एक बहुत खुश आइन बात है ये, और ये हमारे जो रेवेन्यूज है उसमें हमें कलेक्शन में बड़ा फायदा हुआ है। अच्छा ज़ीशान मर्चेंट साहब, नाक़दीन का कहना है कि दरामदाद बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से टैक्स ज़्यादा बढ़ा है और इसमें हुकूमत की कोई कारकर्दगी शामिल नहीं है। आपकी क्या इसमें राय है? देखिए ये मिक्स व्यू हो सकता है। यकीनन इसमें दोनों बातें हैं कि एक तो आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो पिछले कुछ माह से इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यकीनन उसने अपना कंट्रीब्यूट किया है। और इसके अलावा ऑब्वियसली जैसे भी आपने बात की थी डॉलर की प्राइस जो बढ़ रही है उससे भी ये जो टैक्स की कलेक्शन होती है ये PKR में होती है, तो जो भी इंपोर्ट वैल्यू होती है उसको डॉलर से पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाता है और उसको कन्वर्ट करने के बाद उस पे पाकिस्तानी रुपए में टैक्स हासिल किया जाता है। तो एक यकीनन वजह ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो पिछले साल कोविड के दौरान जो टर्फ फाइनेंसिंग हुई थी उसके तहत जो इंपोर्ट मशीनरी हो रही है या जो उसके तहत जो
टारगेट्स हमने सेट किए थे, एक वो भी चीज देखें कि वो यानी इंपोर्ट बराए इंपोर्ट नहीं है, ये इंपोर्ट होगी जो डिलीवर करेगी। आप ये देखेंगे कि आप पाकिस्तान जो है अपना एक्सपोर्ट के टारगेट्स को भी मीट कर रहा है, एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान की बढ़ रही है, तो यकीनन इसमें पार्ट जरूर इसका है, लेकिन ये पूरा पार्ट इंपोर्ट प्ले कर रही है, मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। ठीक है ठीक है ज़ीशान साहब, दूसरा मामला भी है, जब भी हम इस तरह के मुस्बत अशारिये देख रहे होते हैं तो फिर बात ये हो रही होती है अवाम की। अवाम का क्वेश्चन अपने किचन से बाहर नहीं निकल रहा होता, क्योंकि उनके लिए तो पूरी मईशत उनका किचन ही होता है और उसी पर ही उनकी मईशत ख़त्म हो जाती है, उनको चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। अब आम तौर पर यह तासुर भी पाया जाता है और अपोजिशन की जानिब से भी ये तासुर जो है इसको उभारा जा रहा है कि पैसे जितने भी आप रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं, टैक्स इकट्ठा आप कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर इजाफी बोझ डालकर इकट्ठा किया जा रहा है और जवाब में हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या समझते हैं कि हाँ इजाफी बोझ डाला गया है इसलिए रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ गई है, या फिर ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल किया गया है इसलिए जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ती चली जा रही है? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि यकीनन प्राइसेस तो बढ़ रही हैं, कमोडिटीज़ की बढ़ रही है, क्योंकि आपकी जो इंपोर्ट जो हो रही है, आपकी ना सिर्फ रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, आपकी जो है फूड आइटम्स भी इंपोर्ट हो रही हैं और इंटरनेशनली इनकी प्राइसेस बहुत हायर साइड पे है। अगर आप पिछले पूरे एक साल का अगर मुआवजा करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो एसेंशियल कमोडिटी आइटम्स हैं उनकी इंटरनेशनली प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। तो एक तो उस वजह से जो है ये इन्फ्लेशन या फूड इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ रहा है, और दूसरा उसकी अगर उसका फ्लिप साइड देखें तो पाकिस्तान की जो आबादी है उसके तनासब से 1% लोग भी टैक्स नहीं देते। तो अब वो टैक्स का टारगेट कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट होना है, तो वो ट्रांसमिट होता है इनडायरेक्ट कलेक्शंस में या इनडायरेक्ट टैक्सेस जी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि तकरीबन 30 लाख के करीब टैक्स फाइलर्स हैं पाकिस्तान में, जिसमें से तकरीबन 12 से 14 लाख वो लोग हैं जो तनख्वाहदार तबका है, जो सैलरी टैक्स जी, और टैक्स पेयर्स तो बहुत कम है। तो जब तक इसका क्वांटम नहीं बढ़ेगा एक अच्छे लेवल तक, देखिए दुनिया में 100% तो कोई भी कॉम टैक्स नहीं दे। अगर आप एक रीजनल कंपैरिजन करें तो हमारे मुल्क के जो अतराफ के ममालिक हैं, जिसमें अगर आप इंडिया से कंपैरिजन करें तो इंडिया की जो आबादी के जो तनासब से जो लोग टैक्स देते हैं वो तकरीबन 4 से 5% के करीब लोग टैक्स देते हैं, जबकि पाकिस्तान का जैसे मैंने आपको बताया 1% से भी कम है। तो अगर इसको 1% से अगर आप बढ़ा के 4% कर दें तो इस वक्त जो 30 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं वो तकरीबन अगर 90 लाख या 1 करोड़ भी हो जाए तो आपकी जो रेवेन्यू कलेक्शन जो है उस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। और ना सिर्फ इससे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्हिसार मुल्क में कम होगा, तो जब वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो इन्हिसार जब कम होगा तब यकीनन जो एक आम आदमी है उसके लिए चीजें सस्ती भी होना शुरू हो जाएंगी और उसकी खरीद भी बढ़ना शुरू हो जाएगी और उसके बेसिस पे जो है इन्फ्लेशन जो है कम हो सकता है। अदरवाइज अगर ये हर कोई अपना टैक्स लायबिलिटी को प्रॉपरली नहीं डिस्चार्ज करेगा तो मैं नहीं समझता कि ये नियर फ्यूचर में कोई बहुत ज्यादा प्राइसेस कम होगी। हाँ जरूर कम होगी, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस भी सेटल होना शुरू हो गई है। सही है। तेल की प्राइसेस की अगर आपने पिछले हफ्ते देखा हो तो कुछ अर्से तक कम होती रही, थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन अब फिर डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा है, तो उससे फर्क जरूर पड़ेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इससे फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। ज़ीशान मर्चेंट साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और मुस्बत अशारिये जो हैं वो खैर अगर देखें मुल्की मईशत के लिए तो बेहतर हैं ही हैं, और जब आवाम तक ये तमाम फ़वाइद पहुँचना शुरू हो जाएंगे, इसके समरात पहुँचना शुरू हो जाएंगे, तब असल में आवाम को पता लगेगा कि हाँ सही समत पर गामज़न है पाकिस्तान की मईशत। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह